हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिशन फार्मेसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो कि है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को हम डिफिनीशन या क्लासिफिकेशन देखें उससे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये माउथ से लेकर के एनस तक का जितना पार्ट है ये टोटल क्या है, जीआईटी है। यानी कि इनके बीच में अगर कोई कमी आती है, इनके अंदर कोई कमी आती है तो उसके लिए जो ड्रग का यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। जैसे माउथ, पहला पार्ट क्या होगा, माउथ। सेकेंड फायरिंग्स, ईसोफेगस जिसके थ्रू फूड स्टमक में आता है, चौथा स्टमक होगा। पांचवा पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। छठवां है स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में आएगा स्थूल एनफ आएगा जिसके थ्रू स्थूल बाहर निकलेगा। तो अब हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, पहला अगर हम स्टमक की बात कर लेते हैं, स्टमक में दो कंडीशन डेवलप हो सकती है। पहला, HCl का लेवल बढ़ जाए। सेकंड, HCl का लेवल कम हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन डेवलप होती है स्टमक में तो फूड का कोई भी डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा, जिसके वजह से हो सकता है कि स्टमक में अल्सर हो जाए या आपका फूड जो है स्टमक में प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, जी मिचलाना, उल्टिंग होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद ये दो प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद देखते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो स्टमक से फूड आकर के इंटेस्टाइन में इंटर करता है, इंटेस्टाइन में उस फूड से सारी मिनरल, विटामिन और प्रोटीन, यानी कि जितने एसेंशियल मिनरल होते हैं, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दी जाती हैं। लेकिन अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्थूल होगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस होगी, यानी कि स्टिफ हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये तीन बीमारी आपको समझ में आ गया होगा। स्टमक में क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाए, घट जाए। और तीसरा, इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। अब हम एक एक का डिफिनीशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर डिटेल में हम इजी लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो जैसे कि डायग्राम में मैंने जो बताया उसको देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए, या इस नाम को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। ऐसे एजेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किया जाए उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है डिफिनीशन में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आर ड्रग व्हिच एक्ट ऑन द स्टमक and intestine to prevent, relieve or cure disorders related to the digestive system। यानी कि वही चीज इसमें कहा गया है कि स्टमक और इंटेस्टाइन से लेकर इन दोनों के बीच में होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करना, आराम देना, या कोई डिसऑर्डर को या डायग्नोस करना, ये सारी चीजें किस में आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में आता है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा। अब हम देखते हैं कि यूजेज में क्या आएगा। यूजेज में है पहला, एसिडिटी, हार्टबर्न, यानी कि एसिडिटी को ठीक करना, हार्टबर्न जो होता है इसको सही करना, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना, डायरिया को ठीक करना, वोमिटिंग, नोजिया, इंडाइजेशन, अल्सर, इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करना, ये किसका काम होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का काम होता है।
यानी कि आप इसको देख के बता सकते हैं, जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताया था उसको ही देख करके आप इतने यूज के बारे में लिख सकते हैं। माउथ से लेकर के एनस के बीच में होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जिस भी एजेंट का यूज किया जाता है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। ये हो गया सिंपल डिफिनीशन। अब आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। ये क्लासीफाई हुआ है टोटल 6 पार्ट में। फर्स्ट क्या है, एंटा एसिड, यानी कि जो एसिडिटी को कम करेगा। एंटा मतलब अपोजिट, एसिड एसिड के अपोजिट। दूसरा है लैक्जेटिव कैथार्टिक, लैक्जेटिव का यूज होता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। तीसरा है एंटी डायरियल एजेंट, जो डायरिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे एंटी डायरियल एजेंट। इमेटिक्स जो, और पांचवा है एंटी इमेटिक्स, छठवां है डाइजेस्टेंट। एंटी इमेटिक क्या होता है, जो इमेटिक होने को रोकता है। वो डाइजेस्टेंट में क्या आएगा, जो डाइजेशन को ठीक करे। अब हम सभी क्लासिफिकेशन को सेपरेट डिटेल में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके नाम से समझ में आ रहा है। एंटा, एंटा मतलब क्या होगा, सॉरी, एंटा प्लस एंट प्लस एसिड। एंट मतलब क्या होगा, एंटी प्लस एसिड, एसिड होगा, यानी कि जो एसिड के अपोजिट काम करे। यानी कि एसिडिटी अगर बढ़े तो एसिडिटी को कम जो करे उसको बोलते हैं एंटा एसिड। अब आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है। एंटा एसिड आर सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, यानी कि स्टमक में जो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हुई है उसको कम करना ही एंटा एसिड का काम होता है। यूजेज में क्या आएगा, एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, इंडाइजेशन। सिंपल से है कि अगर हम एंटा एसिड का यूज कर रहे हैं तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए हम इसका यूज किए, तो ये इसके यूज में आ गया। एसिडिटी को ठीक करने के लिए, हार्ट बर्न को ठीक करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए, और इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgHOH का होल ट्वाइस। ये ड्रग का नाम और फार्मूला जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम देख लेते हैं कि ये एंटा एसिड काम कैसे करेगा। तो एक्सेस HCl इन स्टमक, जब स्टमक में HCl बढ़ेगा तब हम एंटा एसिड को लेंगे। तो एंटा एसिड जो है रिएक्ट करेगा HCl के साथ, फिर HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, साल्ट एंड वाटर, या साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट का पीएच आप जानते ही होंगे, वाटर का भी पीएच आप जानते ही होंगे, यानी कि ये उसके एसिडिटी को कम करेगा। स्टमक पीएच इंक्रीजेज, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे होगा डिक्रीजेज। स्टमक पीएच डिक्रीज हो जाएगा, रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड हार्टबर्न। जब स्टमक में पीएच डिक्रीज होगा यानी कि एसिडिटी कम होगी तो हमें रिलीफ मिलेगा एसिडिटी से और हार्टबर्न से। ठीक, सेकंड अब हम देखते हैं लैक्जेटिव है, यानी कि इसका दूसरा नाम होता है कैथार्टिक। लैक्जेटिव का डेफिनेशन क्या होगा, ड्रग दैट प्रमोट बाउल मूवमेंट एंड रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। मैंने पहले ही बताया था कि लैक्जेटिव का यूज हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए करते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
उस कंडीशन में जो स्टूल होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल में स्टिफनेस आ जाती है, तो क्रिएट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। तो डिफिनीशन में यही कहा गया है, ऐसे ड्रग जो बॉवल मूवमेंट को बढ़ाएं और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दें, उनको हम कहेंगे लैक्सेटिव। यूज क्या है कॉन्स्टिपेशन में, बॉवल क्लियरिंग में, बिफोर सर्जरी, यानी कि बॉवल क्लियरिंग बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले बॉवल क्लियरिंग किया जाता है, जिससे पेशेंट को लैट्रिन ना लगे, क्योंकि सर्जरी के दौरान काफ़ी टाइम तक सर्जरी होता है और कुछ उसके टाइम तक अगर ऐसा कुछ होगा तो पेशेंट के लिए बहुत ही तकलीफ हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, कैस्टर ऑयल। आप सभी लोग इस ड्रग का नाम और इसका फार्मूला जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, लैक्सेटिव इंटर इंटेस्टाइन, वाटर रिटेन इन बावल। लैक्सेटिव जब इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो वहां पे वाटर को रिटेन करेगा बावल में, स्टूल बिकम सॉफ्ट, जो स्टूल होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज, यानी कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बावल जल्दी से पास होगा। इजी बावल इवाकुएशन, यानी कि बावल आराम से पास हो जाएगा, रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगी। तो ये समझ में आया आपको इंट्राएसिड और लैक्सेटिव। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखना। अब हम तीसरा एजेंट देखते हैं, एंटी डायरियल एजेंट। एंटी डायरियल एजेंट क्या होता है, जो डायरिया को ठीक करे, कंट्रोल करे, उसको बोलते हैं एंटी डायरियल एजेंट। एजेंट डेफिनेशन देख लो, एजेंट यूज टू कंट्रोल डायरिया आर कॉल्ड एंटी डायरियल एजेंट। यूज में क्या आएगा, रिड्यूस बॉवल फ्रीक्वेंसी, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, ये इसके यूज हैं। और एग्जाम्पल में क्या आएगा, बिस्मथ, सब कार्बोनेट, काउलिन, एक्टिवेटेड चारकोल। ये एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं उनमें यही सभी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो कि लोगों को याद नहीं होता है, और आप प्रॉपर फार्मूला के साथ याद कीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं कि एंटी डायरियल एजेंट काम कैसे करेगा। ड्रग इंटर इंटेस्टाइन, जब हम एंटी डायरियल एजेंट को लेंगे, फॉर एग्जांपल कावलिन, तो ये जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंचने के तुरंत बाद ये एब्जॉर्ब ऑफ टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया, ये टॉक्सिन और बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन लाइनिंग, और ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे डिक्रीजेज इन बॉवल मूवमेंट, और बॉवल मूवमेंट जो होगा वो डिक्रीज होगा, और कंट्रोल ऑफ डायरिया। डायरिया में आप लोगों को पता ही होगा कि लूज मोशन टाइप का होता है, बार बार आपको बाथरूम जाना होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ही कंट्रोल कर दिया जाए तो बार बार बाथरूम जाना नहीं पड़ेगा। और ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ती कैसे है, कोई टॉक्सिन्स हो या बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। तो वही एंटी डायरियल एजेंट जब हम लेते हैं तो ये क्या करेगा, उसको रोकता है। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, इमेटिक्स क्या होता है। ऐसे एजेंट जो ओमटिन को इंड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं इमेटिक्स। ठीक, ऐसे एजेंट जो ओमटिन को इंड्यूस करें, बढ़ाएं, उनको बोलते हैं इमेटिक्स। यूज इन पॉइजनिंग केसेस टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम स्टमक, यानी कि जब कोई पेशेंट जहर यानी कि पॉइजन खा लेता है तो उस कंडीशन में उसके स्टमक से उस पॉइजन को निकालने के लिए हम इमेटिक्स देते हैं। इमेटिक देने पे क्या होगा कि वोमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पॉइजन बॉडी के बाहर हो जाएगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है कॉपर सल्फेट,
CuSO4 5H2O, जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O। आप एग्जाम्पल के साथ में फार्मूला जरूर याद कीजिएगा। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कि इमेटिक काम कैसे करता है, इमेटिक्स इसमें जो ड्रग आ रहे हैं ये काम कैसे करते हैं। पहला है इमेटिक्स एडमिनिस्टर, हम इमेटिक्स के ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। इरिटेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग में जाके इरिटेशन क्रिएट करेगा, जिसके वजह से वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट, और वोमिटिंग सेंटर जो है ये स्टिमुलेट होगा और वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप बताइएगा, वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है? वोमिटिंग सेंटर हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, यानी कि जब वहां पे सिग्नल जाएगा तो वहां से ये सिग्नल फिर आएगा कि वोमिटिंग होना है। रिमूवल ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, इसके बाद जब वोमिटिंग होगा तो जो पॉइजन सब्सटेंस है वो बॉडी के आउट हो जाएंगे। तो एक चीज जान लीजिएगा, इमेटिक दवाई क्या होती है, ये दवाएं मस्तिष्क के उल्टी केंद्र यानी कि वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं, सिग्नल भेजती हैं, जिसके वजह से ये वोमिटिंग होना स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं सेम इसका अपोजिट होगा एंटी इमेटिक। पांचवा पॉइंट जो हमारा है सेम अपोजिट है इमेटिक का। तो इमेटिक में हम देख एंटी इमेटिक, तो इसमें दिया गया है कि ऐसे एजेंट जो वोमिटिंग और नोजिया को रोकते हो उसको हम बोलेंगे एंटी इमेटिक ड्रग। डिफिनीशन में वही लिखा गया है, ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग। यूजेज में क्या आएगा, मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग। मोशन सिकनेस में क्या होता है कि जैसे आप ट्रैवल करते हैं उस कंडीशन में आपको वोमिटिंग वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में हम एंटी इमेटिक ड्रग को लेते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग, कीमोथेरेपी में जब हम कीमोथेरेपी लेते हैं तो समय वोमिटिंग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो एंटी इमेटिक ड्रग लेकर के उसको हम कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल में देखे होंगे कि जब आप जाते हैं बीमार होते हैं या बुखार होता है तो उस कंडीशन में आप जब डॉक्टर कभी आपको मोनोसेफ लगाते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि सांस को लंबी लंबी लेना, क्योंकि जब डॉक्टर हाई डोज में एंटीबायोटिक को लगाते हैं तो उस केस में वोमिटिंग होने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं कि सांस को थोड़ा लंबी लंबी लेना। ड्रग में क्या आएगा, ऑन्डेनसेट्रॉन, मेटालोक्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ये तीनों दवाइयाँ एंटी इमेटिक में आती हैं। ऑन्डेनसेट्रॉन क्या होता है, प्रिवेंट वोमिटिंग, और मेटाक्लोप्रामाइड क्या होता है, इमेटिक को रोकेगा, और डोमपेरिडोन भी इमेटिक को रोकता है। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। वोमिटिंग स्टिमुलेट जनरेटेड वोमिटिंग स्टिमुलस जनरेटेड, जब वोमिटिंग स्टिमुलस जनरेटेड हो जाए यानी कि माइंड से वोमिटिंग सेंटर से स्टिमुलेट हो गया वोमिटिंग होने के लिए, तब हम एंटी इमेटिक ड्रग को जब लेंगे तो एंटी इमेटिक ड्रग जो है उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। फॉर एग्जांपल में अगर हम बता दें तो सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आप लिख लेना 5HT3, ये रिसेप्टर होते हैं और डोपामाइन होते हैं। जिनको ये ब्लॉक करते हैं, एक इसको ब्लॉक करेंगे, दूसरा इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक। तीसरा होता है हिस्टामाइन। इन तीनों को जब ब्लॉक करेंगे तब जाके वोमिटिंग रुकना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वोमिटिंग सेंटर है, यहाँ पे सिग्नल आएगा तो ये वोमिटिंग होगा। हम क्या करते हैं कि सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला एग्जांपल लिखा गया ऑन्डेनसेट्रॉन ड्रग, ये 5HT3 का एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि इसके रिसेप्टर को
से मान लेते हैं ये रिसेप्टर है और जाकर के यहाँ पे ये बाइंड किया है, जिसके वजह से वोमिटिंग हो रही है। तो जब हम इस ड्रग को देते हैं, ये जाएगा क्या करेगा कि इसके बीच में इसको यहाँ से हटा देगा। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो वोमिटिंग हो, कोई सिग्नल आएगा नहीं, और सिग्नल आएगा नहीं तो वोमिटिंग होगा ही नहीं। और जब इसको ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, वोमिटिंग सेंटर इनहिबिटेड, वोमिटिंग सेंटर इनहिबिट होगा और नोजिया एंड वोमिटिंग इज प्रिवेंटेड। देखो नीचे कुछ नोट्स पॉइंट लिखा गया, सभी में लिखा गया, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिशन फार्मेसी। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके नोट्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम 6वां देखते हैं। 6वां क्या होगा, डाइजेशन, सॉरी डाइजेस्टेंस। डाइजेस्टेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टेंस क्या होते हैं कि ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, पैंक्रियाटिन, डायस्टेस, ये तीनों एग्जाम्पल है जो आप बहुत ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा इनका तीनों का काम क्या है। जैसे पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पैंक्रियाटिन का क्या काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम को मिक्स करना या सिक्रीट करना। डायस्टेस का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। मैग्नीशियम क्या है, फूड जब फूड जो हमारे स्टमक में इंटर करेगा तो क्या हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, फिर ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। इसके बाद जिससे इजी एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिशन का, जो उसमें न्यूट्रिशन है। फिर इम्प्रूव्ड डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, सप्लाई एंजाइम दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये आप याद रखिएगा। इम्प्रूव डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड। एंटासिड का आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, रैपिड एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन, नो गैस फॉर्मेशन, नो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, और प्रेजेंट टेस्ट में अच्छे होने चाहिए। मैं इसका हिंदी इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि नॉन टॉक्सिक मतलब है कि इसको खाने पे हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करें। रैपिड एक्शन का मतलब होता है कि इसको खाएं तो हमें तुरंत एक्शन मिले। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब काफ़ी लंबी टाइम तक इसका एक्शन मिले। नो गैस फॉर्मेशन का मतलब है कि गैस का कोई फॉर्मेशन ना हो। ठीक, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज टू रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो जिसे आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये जितने फार्मूले हैं इनको आप याद कर लीजिएगा नाम के साथ में, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन में दिया गया ALAEAD, ए फॉर एंटासिड। एंटासिड का क्या काम है, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना। लैक्जेटिव, एल फॉर लैक्जेटिव, इसका काम क्या है, रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ए फॉर एंटी डायरियल, जो स्टॉप करेगा डायरिया को। ई फॉर इमेटिक, इंड्यूस करेगा वोमिटिंग को। ए फॉर एंटीमेटिक, प्रिवेंट करेगा वोमिटिंग को। और डी फॉर डाइजेस्टेंट, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और अपना कमेंट दीजिएगा
ये आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू दोस्तों। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।